भारत में नौटंकी कैसे होती है, मैं आपको लेटेस्ट 2 नौटंकी बताता हूं। एक नौटंकी हो रही है कि राम मंदिर में चोरी हो गई। चोरी हुई है, सही बात है, ये नौटंकी नहीं है। नौटंकी इसके बाद वाली है। राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में चोरी हो गई, हाँ जी चोरी हो गई। अब क्या करना है? एक काम करो, टुन्नू यादव को फांसी दे दो। कुछ लोग मांग कर रहे हैं, एक काम करें, लौकुश को फांसी दे दो। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी करने वालों को फांसी दो। राहुल गांधी कह रहे हैं फांसी दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं फांसी दो। जानते क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में चोरी करने वालों को 3 साल ज्यादा सजा होती नहीं है, तो फांसी होगी नहीं। तो वो जब छूटेगा जमानत पे, कहेंगे देखो हम तो कह रहे थे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ये बीजेपी वाले मिले हुए हैं, ये चोरी का माल इन्होंने भी खाया हुआ है, इसीलिए देखो फांसी नहीं हुई। ऐसी कहानी चलती है। आपने जितने राम मंदिर के नाम पे चल रहा है, सब खेल चल रहा है, किसी नेता के मुंह से यह सुना कि चोरी को जघन्य अपराध घोषित करने, चोरों की प्रॉपर्टी जब्त करने, चोरों की नागरिकता खत्म करने, चोरों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाओ? किसी ने बोला क्या? जोर से बताओ जरा। नहीं, बस ऐसे कह रहे थे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनको पता फांसी है, कानून बदल जाएगा तो फांसी हो जाएगी, दोबारा बोल नहीं पाऊंगा। क्योंकि कानून नहीं बदलेगा, फांसी होगी नहीं, बाद में बोलने का मौका रहेगा। अगले 10-20 साल तक बोलता रहूंगा, जब तक राजनीति में रहूंगा बोलूंगा देखो उन्होंने चोरी किया था जी, इनके लोग थे, तभी तो 3 साल में बाहर आ गए। और कानून हमारे यहां कितना सड़ा हुआ कि ट्रेन में कोई पॉकेट मार दे तो वही धारा, कोई ट्रेन की चादर कंबल चोरी कर ले तो भी वही धारा, आपके यहां कोई आजम खां की भैंस चुरा ले तो भी वही धारा, आपके यहां कोई मुर्गी चुरा ले तो भी वही धारा, आपके यहां एक ट्रे अंडा चुरा ले तो भी वही धारा। सब हमारे यूपी में कहते हैं सब धान 22 पसेरी, इधर नहीं बोलते, पूर्वांचल में बोलते। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा चोरी होगी नहीं। इस बात पे आप लोगों को सोचना चाहिए। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के मस्जिद में चोरी क्यों नहीं होती? अमेरिका के चर्च में चोरी क्यों नहीं होती? जापान के बौद्ध मंदिर में चोरी क्यों नहीं होती? चीन के बौद्ध मंदिर में चोरी क्यों नहीं होती? कनाडा के गुरुद्वारों में चोरी क्यों नहीं होती? और हमारे यहाँ मठ, मकान, दुकान में तो चोरी होती है, चढ़ावा तो चोरी होता है। अरे कई बार तो मूर्तियां भी चोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने राम मंदिर तो हजारों बना लिए, लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया। भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान परशुराम जी का मंदिर तो बना रहे, लेकिन परशु नीति लागू नहीं किया। मानव को मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। हमने कृष्ण मंदिर हजारों बना लिए, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं किया। सठे साठ्यम समाचार। हम चाणक्य की रोज बातें करते रहते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति लागू नहीं किया। लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं इन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। भाई साहब शुक्ला जी कह रहे टाइम है, आप घड़ी मत देखो, चलने दो, गाड़ी चलती रहेगी। एक और आजकल चल रहा है हमारे दिल्ली में, जंतर मंतर पे काकरोच जनता पार्टी क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। मैं आपसे पूछता हूं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से नकल रुकेगी क्या? जोर से बताओ जरा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से नकल रुकेगी या नियम कानून सिस्टम बदलने से नकल रुकेगी? जोर से बताइए जरा। और जो लोग अनशन कर रहे हैं वो नियम कानून बदलने की मांग कर रहे हैं या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत में अधिकांश लोगों का मानसिक खतना हो गया है। इनको मानसिक खतना हो गया, इनको जो समझाओ वही बात मानेंगे। वो पीछे वाले सोच रहे हैं कि मानसिक खतना क्या होता है, उनको डाउट है। मानसिक खतना जैसे शारीरिक खतना, ऐसे मानसिक खतना होता है। शारीरिक खतना में कैंची वैंची यूज होती है, मानसिक खतना ऐसे ही हो जाता है। आप ही बताओ, जितने धरने पे बैठे हुए और जितने जंतर मंतर पे जा रहे हैं, इसमें किसी ने नकल क्यों होती है इसका मूल कारण बताया क्या? नहीं। नकल कैसे रुकेगी ये समाधान बताया क्या? किसी ने यह बताया कि चीन में नकल पे क्या होता है, जापान में नकल पे क्या होता है, सिंगापुर में नकल पे क्या होता है? किसी ने बताया क्या? नहीं। हाँ, मोदी इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, ये इस्तीफा दो, वो इस्तीफा दो, सनातन डेंगू, सनातन मलेरिया, ऐसे लगता है हिंदू विरोधियों का वहां पे जमघट हो गया। मैंने पीआईएल फाइल किया नीट के पेपर लीक के ऊपर। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। अभी 21 तारीख को फिर सुनवाई है, मंगलवार को फिर सुनवाई है।
हमने सबसे पहले कहा एक काम करो भैया, इस पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित कर दो। पेपर लीक करने वालों की नागरिकता खत्म करने की व्यवस्था करो। इस पेपर लीक के कारण लोग आत्महत्या कर रहे। पिछले 10 साल में 20 पेपर लीक हो गया और चीन में पिछले 20 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। भारत में 10 साल में 20 पेपर लीक हो गया। रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, बैंक का हुआ, 10वीं का हुआ, 12वीं का हुआ, नीट का हुआ, जेई का हुआ, क्लैट का हुआ, एनडीए का हुआ। केंद्र सरकार के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो रहे हैं, राज्य सरकार के एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। और मैंने रिसर्च करके देखा, आप भी रिसर्च कर लेना, जितने भारत में एग्जाम होते हैं ये सारे एग्जाम चीन में भी होते हैं, जापान में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। और फिर गूगल करके देखना, पिछले 25 साल में चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्राजील में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में कितने पेपर लीक हुए? एक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां राम मंदिर तो नहीं है लेकिन राम नीति है। मैं बिन होए न प्रीत। वहां कृष्ण मंदिर नहीं है लेकिन कृष्ण नीति है। सठे साठ्यम समाचरित। वो भगवान परशुराम का जुलूस तो नहीं निकालते, शोभा यात्रा नहीं निकालते, लेकिन वहां परशुराम की नीति है, मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड। उन्होंने लागू कर दिया, सिस्टम ठीक हो गया, वहां पे पेपर लीक ही नहीं होता। और यहां देखिए तो हर बार पेपर लीक होता है। एक में धरना शुरू होता है तब तक अगला पेपर फिर लीक हो जाता है, फिर उसका धरना शुरू हो जाता है। याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। क्यों डॉक्टर साहब? दवा बदलने से बीमारी ठीक होती है, राइट? सही हूं ना? डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। बीमारी को दवा, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप, वैक्सीन ठीक करती है, दवा नहीं ठीक करती। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से अभी दिल्ली में भी अपने अच्छे डॉक्टर हैं, अपने लखनऊ में भी अच्छे डॉक्टर हैं। तो आप अच्छी अच्छी दवाइयों की मांग करो, बोलो ये दवा गड़बड़ है, ये दवा गड़बड़ है, ये दवा गड़बड़ है, और सारी दवाइयां बदलो। होना बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और अगर अभी नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी? सबको प्रखर होके बोलो, सबको मुखर होके बोलो। जो लोग इसमें राजनीति करें उनको जवाब भी दो। मैंने कहा ना, इसमें कई तरीके के हिंदू हैं। प्रखर हिंदू हैं, मुखर हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं, पाखंडी हिंदू हैं, कई तरीके के लोग हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि समाधान यह है जो मैं बता रहा हूं, समाधान वो नहीं है जो तुम्हारे नेताजी बता रहे हैं। ये करना पड़ेगा आपको भारत में। अच्छा, दूसरा एक चीज आप बताओ, ये जितने गलत काम होते हैं, एक बार इसकी एग्जामिन करो, होते कैसे? घूसखोरी किस में होती है? कैश में होती है, ऑनलाइन बैंक में होती है? जोर से बताइए जरा, आवाज सबकी नहीं आ रही। घूसखोरी किस में होती है? सबकी आवाज जोर जोर आनी चाहिए। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद की फंडिंग, आतंकवाद की फंडिंग, मजहबी उन्माद की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, ड्रग कारोबार, हथियार कारोबार, लेखपाल, जोर से, लेखपाल, पटवारी, कानून गो, पेशकार, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, हवलदार, थानेदार, कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, वकील साहब, जज साहब, अरे आपको छोड़ के। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा पास, जोर से, न रहेगा पास। अरे कैसी खत्म कर दो, न रहेगा मास, न बजेगी बांसुरी, सारी समस्या खत्म। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जितनी बातें कह रहा हूं सब गवर्नमेंट क्या करे। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। जो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए से बड़ी नोट हो जाए, नोट बंद हो जाए, 25% सारी समस्या खत्म। आज की डेट में रेडी पटरी वाला भी ऑनलाइन ले रहा है, चाय वाला भी ऑनलाइन, गोलगप्पे वाला भी ऑनलाइन। ये सब कुछ जो ऑनलाइन ले रहा है ये मोदी जी के कारण हो रहा है। इसलिए सबसे पहले बोलिए मोदी जी धन्यवाद, बहुत बहुत।
सब ऑनलाइन ले रहे, पहले नहीं था, अब हुआ। 55 करोड़ जनधन खाते खुल गए, 250 करोड़ टोटल बैंक अकाउंट खुल गए, 144 करोड़ आधार बन गया, गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ गया, 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि आ रही है, वो भी बैंक से जुड़ा हुआ है। अब आज की डेट में कोई ये नहीं कह सकता कि भैया हमें बैंक नहीं जा, हमारा बैंक से कोई कनेक्शन नहीं है, हमें अकाउंट हैंडल करना नहीं आता। सबका है। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, 25% और भ्रष्टाचार खत्म। टोटल कितना हो गया? 50%। 144 करोड़ आधार बना हुआ है, 99% आधार बना हुआ है। 10,000 रुपए से महंगे सामान का आधार से लिंक कर दे, 75% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालीबाजी 75% खत्म। और चीन जैसा कानून बना दे। चीन में यह कहना है कि मर्डर तो अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, अनप्लान्ड हो सकता है। चीन का यह कहना है कि कई बार रेप भी अनप्लान्ड हो सकता है, लेकिन चीन का कहना है करप्शन कभी अनप्लान्ड नहीं होता। करप्शन वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है, होशो हवास में होता है, कोई नशे के आगोश में नहीं होता है, सोच समझ के होता है। इसलिए चीन ने सबसे हीनस क्राइम ड्रग कारोबार और करप्शन को रखा है। इसलिए चीन में बाकी अपराधों में, इवन रेप और मर्डर में आजीवन कारावास है, लेकिन ड्रग स्मगलिंग और करप्शन में केवल और केवल फांसी की सजा है। भारत को सबसे बड़ा खतरा करप्शन से है। मैंने आपको पहले कहा, घुसपैठिए आ रहे हैं बॉर्डर पे 2000 दे के, अंदर आ रहे हैं 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2-3 में ड्राइविंग लाइसेंस, 10 से 12,000 रुपए खर्च करते हैं, भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। लब जिहाद की फंडिंग ब्लैक मनी से हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग ब्लैक मनी से हो रही है, घुसपैठियों को ब्लैक मनी से बसाया जा रहा है। ड्रग कारोबार के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए क्या है? करप्शन। और उससे भी बड़ा खतरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की भी फंडिंग हो रही है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे भी पैसा है। 2-2 लाख पर बच्चा दिया जा रहा है। 5 बच्चे तक करेंगे कोई बात नहीं, 6वां बच्चा 2 लाख, 7वां बच्चा फिर 2 लाख, 8वां बच्चा फिर 2 लाख। बड़े प्लान्ड वे में पैसा दिया जा रहा है, बच्चे बढ़ाओ। अगर ये करप्शन खत्म हो जाए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे रोक लगेगी, करप्शन खत्म होगा, लब जिहाद पे रोक लगेगी, करप्शन खत्म होगा, लैंड जिहाद पे रोक लगेगी, करप्शन खत्म होगा, ड्रग कारोबार खत्म होगा, करप्शन का खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगी, करप्शन खत्म होगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, करप्शन खत्म होगा, हमारी सामाजिक समरसता जो टूट रही है वो खत्म होगी। करप्शन को खत्म करना जरूरी है। और मैं कह रहा हूं 90% करप्शन साल भर में खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 रुपए से ऊपर प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दिया जाए और चीन जैसा कानून बना दिया जाए। और ऐसा कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 संविधान में संशोधन नहीं करना है। याद रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, संविधान को कानून, कानून को संविधान समझ लेते हैं। भारत में संविधान एक है और कानून 6000 से ज्यादा है। तो संविधान में बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, कानून बनाने के लिए, कानून बदलने के लिए केवल और केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन आवाज उठाना पड़ेगा। अकेले अश्विनी उपाध्याय की आवाज उठाने से, अकेले रविंद्र शुक्ला जी की आवाज उठाने से ये बात नहीं बनेगी। आप सब लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा।